Good afternoon, children. As usual, we are starting our Hindi second year intermediate class. Welcome to my class. बच्चों, पता परसों पेरेंट्स मीटिंग थी, कितने लोग आए नहीं आए मुझे तो नहीं पता चला, बट आई वांट सी योर फेसेस एंड आई वांटेड टू गिव यू सम व्हाट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टू यू ऑल कि हमारे लेसन थोड़ा डिलीट करे से है और अभी शायद हमारा पोर्शन भी कंप्लीट होने को है, बट यू पीपल आर नॉट एट ऑल लिसनिंग माई लेसन चिल्ड्रन. So whenever you come, the delete lessons I'll tell you. Today I'm going to complete my lesson. What is called गाँव का ईश्वर. हाँ, तो ये नॉन टेलिप खत्म हो जाता है. If you come and talk to me, I'll give you the correct information that what are the delete lessons are there. ठीक है. तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे गाँव का ईश्वर, पता नहीं कितने लोग सुने हैं कितने लोग नहीं सुने हैं, क्या करे हैं क्या नहीं करे, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट फिर भी मैं अपने काम कर रही हूँ. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग कि पेज नंबर Page number 106, starting from Rampal, then Jatan. The last paragraph was 105 में कि just they have given कि रामपाल जो है शिवपाल का बड़ा भाई है, दोनों की नहीं बनती है क्योंकि शिवपाल ज़्यादा ज़िद्दी इंसान है और वह उसके मन में जो आता है वह करता है, वो किसी की बात मानता नहीं है और इस झगड़े में उसने अपने सगे भाई रामपाल को भी अलग कर दिया है. तो जब रामपाल आकर ये जो घर उस गांव के या रिश्ते में जो भी है जो सिद्धू का है वो अपनी बात उसको बताता है और उसके बाद से दोनों बात करते हैं. फिर अपना टॉपिक चेंज कर दे के दोनों रामपाल रतन के बारे में बात करता है. लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 105 कि रतन बहुत अच्छा लड़का है, कि वो मतलब कि उसके व्यूज़ और उसके पिता के भी नहीं मिलते हैं और ये लड़की के डेड अगेंस्ट है क्योंकि इस लड़की की जो लड़की का जो होने वाला पति है उसके पहले 2 शादियां हो चुकी है और एक शादी तो शायद कुछ ही महीनों में मर गई थी और दूसरी भी ऐसा. तो इसके और उससे ये लड़का बहुत बड़ा है, बड़ी उम्र का है इसकी एज को, क्योंकि ये शायद 14 साल की ही है और उसके बाद से 13 साल की भी नहीं हुई है और इसलिए ये कहते हैं कि नाबालिग है और उससे शादी करना बहुत बड़ा गुनाह है. ये कहने के बाद भी रतन के पिताजी शिवपाल है इस बात को नहीं मानते हैं और शिवपाल ज़िद पर उस लड़की की शादी करने पर अड़ा रहता है. उनका बेटा बड़ा बेटा रतन समझा के हार जाता है, पर ये जो शिवपाल है शिवपाल जो है यह उस बात को नहीं मानता. अब हाथ में एक ढेला नहीं है, एक पैसा नहीं है, एक कौड़ी नहीं है, पर ईगो जो है, शान जो है बहुत बड़ी शान है और इंतज़ार तो कर रहा है बेटे का, पर मन में इंतज़ार कर रहा है. ऊपर बताता है कि अगर वो नहीं आया तो क्या मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है. तो नाउ आई केम टू द पेज नंबर 106. ये जतनू जो है ब्रैकेट में, इसको मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनो. रतनू चिलम भर कर लौटता है और हाँ, और हमने पढ़ा था कि वो वहाँ पर उसको यानी कि मैनर्स नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, बड़े लोग बैठे हैं. तब ये जतनू जो है सिद्धू काका के लिए चिलम भर के लेकर आता है और धड़ाम से वहाँ पर एक जो पलंग या खटिया जिसको कहते हैं धरा हुआ है, रखा हुआ है, उसके ऊपर वो लेट जाता है क्योंकि उसको तरीका नहीं है, वो गाँव का है, उसको मैनर्स नहीं है. और लोग कहते हैं कि अरे तू जाकर तुझे काम करना है, शादी का इंतज़ाम करना है, तो कहता है कि मैं सुबह से कर के बहुत थक गया हूँ. ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था. अब मैं क्या कर रही हूँ, पेज नंबर 106 में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ. उसे देखकर यह आराम करने का वक्त है. जतनू अंगड़ाई लेता हुआ, काका बहुत थक गया हूँ. थक गए हम तो ससुर आज पर रेन से दौड़ते दौड़ते करेजा झांझर है जायत बाय. फिर उठता है हमारा लड़का भेजे मजे में बाटन. अरे जा बेटा, तू तो लायक लड़का है. रामपाल इसको मनाने की कोशिश कर रहा है.
बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल जाता है। तो समझ रहे ना काका, यानी कि ये दोनों जो बात कर रहे हैं वो जतिन के सामने बात करना नहीं चाहते, क्योंकि एक तो वो नादान भी नहीं बोल सकते, भोला भी नहीं बोल सकते, और उसको क्या बोलेंगे मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात उसको वो पूरी तरीके से समझ भी नहीं सकता है, और अपने अल्हड़ पड़ने में है। शायद ये बात और कहीं जाके बोल देगा, कर देगा, उसके सामने बात करना नहीं चाहते, इसको वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धू हुक्का रामपाल को देते हुए, हूँ रामपाल का स्वभाव, सॉरी शिवपाल का स्वभाव तो ज़रूर है ऐसा। रामपाल स्वभाव ने काका भैया के कर्तव्य उल्टे हैं, गुस्से में अंधे हो जाते हैं। हुक्के को पीकर रतन हमारे अनपढ़ परिवार का चिराग है, वह सब तो नए ढंग से सोचता है। सही है कि वो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, वो नए तरीके से सोचता है, पर शिवपाल जो है इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। रामपाल रत्नू भैया को यही तो सलाह दे रहा था कि केशर की शादी अभी न हो, वह अभी नादान है, लेकिन चूंकि रतन ने उन्हें ये सलाह दी, इस पर वे गुस्से में लाल हो गए कि केशर की शादी होगी तो इसी साल होगी, और इसी जल्दी में उन्होंने बेचारी केशर की शादी कितनी गलत जगह से कर ली। हाँ भाई, सुना है कि दूल्हे की उम्र 30 साल है। ये बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है ना, 30 साल करीब है। विस्मय से 30 साल, मुझे तो सब कुछ मालूम है। दूल्हे की ये तीसरी शादी है, इसकी 2 औरतें मर चुकी है। हुक्का रखता हुआ उसकी पहली शादी ये बच्चों में पढ़ी थी, पेज नंबर I'll switch to पेज नंबर 8। किसकी विरोध करते, घर कर उठता है, मैं सलाह देता, विरोध करता, राम राम डंडा लेकर टूट पड़ते मुझ पर। रुककर सोचने की बात है काका, जो बाप रत्नू जैसे लड़के बेटी की सलाह न मान सका, उल्टे उसने क्रोध से भर गए कि भैया ने रत्न के लिख भेजा कि हमने केशर की शादी लखनपुर में तय कर लिए, शादी सिवा से होगी, तुम चाहे घर आओ या ना आओ। सहसा पृष्ठभूमि में औरतें गाती हुई लौटती है। पेज नंबर 108 बच्चों, और सेकंड पैराग्राफ ब्रैकेट में है, मैं पढ़ रही हूँ, सुनो। और धीरे धीरे स्टेज के एक किनारे से बढ़ती हुई आंगन में चली जाती है, और यहाँ उनके गीत रुक जाते हैं। सिद्धू उठते हुए, खैर अब हटाओ इन बातों को रामपाल, अब तो ईश्वर को जो मंजूर था वही हुआ, शादी शुभ हो जाए। हाँ, हम लोगों को अब यही देखना है। शादी तो हो ही जाएगी काका, इसमें तो कोई बात नहीं है। मुझे तो चिंता बस केशर और रत्न की है सिद्धू, और अभी कुछ प्रबंध भी तो करना है। शिवपाल इसलिए कहीं गया है। वह क्या प्रबंध करेंगे काका, मुझसे सब कहलवाया नहीं। भैया ने अपने रूप में पूरा घर तबाह कर डाला। मालूम है, बड़ी लड़की रेशमा की शादी में उन्होंने कितने खर्च कर दिए थे। भाभी के बदन पर उन्होंने एक भी गहना न रहने दिया था। बच्चों, ये भी मैं पढ़ी हूँ, मैं भूल गई बच्चों। यह सब रत्नों का रुपया है, और जो अभी प्रबंध करना है, जिसके लिए भैया ने रूप से बाहर गए हैं, वह मज दिखावा है। उन्हें सब मालूम है कि रत्न यह भी प्रबंध करके आएगा ही, रुक कर न आएगा तो हाँ, वह जाएगा कहाँ, उसे वो सूखी रोटी खाने नहीं देंगे सुनकर। और काका, ईश्वर की सौगंध कहता हूँ कि रत्न तो खुद यह सब होते हुए भी अपने तय इतना जिम्मेदार, इतना लायक है कि क्या कहूँ। ईश्वर करे पिछड़े हुए गांव में उजड़ते हुए घर में रत्नों जैसे रतन पैदा हो काका। बस काका, हाँ काका। सहसा दौड़ता हुआ जतन स्टेज पर आता है। अब यहाँ पर हमको पढ़ना था बच्चों, और इसके बाद शायद और एक बैलगाड़ी आ गई है और रतन भी आ गया है, और वह प्रसन्नता से कहता है, एक बैलगाड़ी और आयो काका, नाचियो आग से आए। फिर जाता है और कुछ ही क्षणों में बाद बर्तन में कुछ लिए वो बाहर जाता है। बराती की तरफ से अपने सब नात बात आ गए हैं न रामपाल। हाँ काका, करीब से भी आ गए हैं। जो बाकी है आज रात बिरात आ ही जाएंगे। सहसा एक लड़का पृष्ठभूमि में खुशी से चिल्लाता हुआ, रत्नू भैया आ गए। स्टेज पर आता है, अपनी खुशी प्रकट करता है, आंगन में खबर फैलाता है और फिर बाहर भाग जाता है। रामपाल और सिद्धू जिज्ञासापूर्ण मुद्रा से एक दूसरे से देखते हैं। मैंने कहा ना काका, मुझे खूब मालूम है कि वह आएगा। हाँ, क्यों नहीं। पृष्ठभूमि में गांव के बच्चे प्रसन्नता से कह रहे हैं। यानी कि ये जो शादी की बात चल रही है, ये शादी के बारे में बात कर रहे हैं, और कहते हैं कि रत्न यानी कि
इसे डायमंड यानी कि बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए इसको रतन या रत्ना की एक टाइटल दिया गया है। और कहते हैं कि वो ज़रूर आएगा और उतने में क्योंकि वो बड़ा होनहार लड़का है और नहीं आए तो इसको वे जीने नहीं देंगे वगैरह। तो यह जब बात करता है तो रत्न वहाँ पर आ जाता है और सॉरी बच्चों, और उतने में जतिन वहाँ आकर कहता है कि जो गाड़ी आ गई है इसके अंदर बहुत सारे लोग आ गए, वह सिर्फ गाने बजाने उसमें ही है उसका दिल लगा हुआ है। तो कहते हैं कि जा देख और कौन कौन आया है वगैरह। तो कुछ बच्चे आते हैं और कहते हैं कि रतन भाई आ गए, क्योंकि रतन इतना लायक था, बच्चों को बहुत प्यार करता था। और जैसे वो आ गया है सारे बच्चे खुश हो गए हैं। स्विच टू द पेज नंबर 1010। रत्न भैया आएगा, रत्न भैया। पहले एक मजदूर अपने सिर पर बड़ा सा बक्सा लिए हुए स्टेज पर आता है। रामपाल बढ़कर बक्सा को उतरवाता है। उसके बाद वे बच्चे के साथ रतन प्रविष्ट होता है। धोती कुर्ता और उस पर जवाहर बनियन, कंधे पर दाएं हाथ में पकड़े हुए एक गठरी भी है। उसे प्रवेश करते ही सिद्धू और रामपाल उसको हृदय से स्वागत करते हैं। रतन उन दोनों के चरण स्पर्श करता है। आंगन की स्त्रियां दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। रतन की ओर बढ़ता है और माँ के चरण छूकर वापस आता है। जिज्ञासा बच्चे अपनी अपनी आशाओं में एकटक रतन की ओर देख रहे हैं। रतन पहले पैसे देकर मजदूर को विदा करता है, फिर वह बच्चों की तरफ देखता है और गठरी खोलने लगता है। कहो आनंद से थे ना बेटा। तो रत्न इतना अच्छा लड़का है कि वो गांव के बच्चे जैसे आ गया सब खुश हो गए। बच्चों को ज़्यादा कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बच्चों कुछ मिठाई, कुछ चॉकलेट, कुछ बिस्किट, छोटे मोटे गिफ्ट देने से बच्चे खुश हो जाते हैं। और ये सारे बच्चे आ गए। शायद रतन जब भी आता था या जब भी रहता था इन बच्चों को कुछ ना कुछ देता था। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो जैसे ये रतन आ गया है, बच्चे बड़े खुश हो गए हैं और रतन की ओर देख रहे हैं कि ये कब अपना गठरी खोलेगा और हमको सामान देगा। उतने में जो नौकर सामान लेकर आया था उसको क्या करता है, वहाँ से विदा कर देता है पैसे देकर। और ये हमारी परंपरा है, ये हमारी ट्रेडिशन है कि जब बड़े बूढ़े घर में रहते हैं, बड़े बूढ़े हमसे जो रहते हैं, हमको नमस्कार करने बदले उनके हम चरण छूते हैं, उनके पैर छूते हैं। ये हमारी परंपरा है, ये हमारा ट्रेडिशन है। उसी प्रकार से रतन भी उन बूढ़े लोगों के जाकर चरण छूता है और वे लोग उसको आशीर्वाद देते हैं और उसको गले लगाते हैं। और जो घर की जो स्त्रियां हैं वो क्या करती है, बाहर आकर उसको देखती है। उसके अंदर आई हुई उनकी माँ भी है। रतन जाकर अपने माँ के पैर भी छूता है। और बाकी जो सिद्धू काका और जो शिवपाल है, रामपाल है, वो उसके हालचाल पूछते हैं कि कैसा है, क्या है, तुम कैसे थे वगैरह। ये क्या है, एक हमारी परंपरा, ये इसको कहते हैं कि हम लोग हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि जब कोई आता है तो हाँ चलो ठीक है ना, खाए पिए, कैसा था सफ़र, गाड़ी में कैसे था वगैरह। जो सिंपल फॉर्मेलिटीज़ जो होते हैं, ये फॉर्मेलिटीज़ और ये जो दो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं वो फॉर्मेलिटीज़ पूरे कर रहे हैं। कहो आनंद से था ना बेटा। हाँ बाबा, आप लोगों की कृपा से ठीक ही था। रुक कर ये सब आनंद, यहाँ सब आनंद है। हाँ सब आनंद है। गांव का घर परिवार सब आनंद से है। तुम्हारे लिए बस चिंता थी, मैं तो आता ही, मेरी क्या चिंता। रुक कर और सब ठीक है ना, सब इंतज़ाम ठीक है। रामपाल सिद्धू के साथ चारपाई पर बैठता हुआ, हाँ सब ठीक है, इन बच्चों को पहले विदा कर दो रत्न बेटा। गठरी खोलकर हंसता हुआ, अच्छा वही कर रहा हूँ काका। तो कहते हैं कि चलो हम लोग बाद में बात करेंगे। उसको मालूम है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं है, क्या इनका इंतज़ाम कैसा है। तो सिद्धू काका कहते हैं कि हम तेरे को सब बातें बताएंगे, पहले ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं, इनको तुम क्या करो, यहाँ से भेज दो। रतन एक एक बच्चों को स्नेह से मिठाई बांटता है, फिर भी बच्चे को अशांति स्पष्ट है। एक बच्चा रुककर, रत्नो दादा हमें गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा। हमें एक दूसरा बच्चा कहता है कि अरे हमें पिहारी चाहिए, पिहारी। हम तो मूंगफली लेंगे रत्न भैया। यानी कि बच्चों को मालूम है कि ये रत्न भैया जो है इनका कितना अच्छा भैया है, कितना अच्छा दोस्त है, कितना अच्छा इंसान है। तो बच्चे क्या करते, चॉकलेट्स या जो मिठाई खाकर संतुष्ट नहीं हैं, वो आप अपनी डिमांड उनको बता रहे हैं और ये डिमांड में पढ़ रहे हैं बच्चों। रतन सबकी इच्छाओं को पूरा करता हुआ उन्हें विदा करता है। पृष्ठभूमि में बच्चे सीटियाँ बजाते हैं। सहसा आंगन में माँ का प्रवेश। माँ के हाथ में शरबत से भरा हुआ लोटा और गिलास है। माँ प्रवेश करते करते, बेटा तो शरबत पी लो पहले, मोड़े पर रख देती है।
वो सिद्धू की तरफ से अपने मुख पर घूंघट लिए हुए खड़ी रहती है। कुछ क्षण के बाद सिद्धू और रामपाल बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि देखो बच्चों कि पुराने ज़माने में पर्दा सिस्टम था, घर की औरतें बड़े लोगों के सामने मुँह के ऊपर घूंघट डाल के रहते हैं। अभी भी ये प्रथा राजस्थान मारवाड़ी में रहती है, वो हमेशा पल्लू ढक कर रहती है। और ये क्या है, एक प्रकार का रिस्पेक्ट है कि बड़ों के प्रति। तो ये भी क्या करती है, एक हाथ से पल्लू पकड़ के सिद्धू काका और रामपाल से बात करती है और समझ जाते हैं कि माँ बेटे कुछ बात करना है, इसलिए दोनों क्या कर रहे हैं, उठकर चले जा रहे हैं। उठकर अब तो तुम बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। रामपाल उठकर, अब तो तुम आ ही गए ना रतन, पानी वानी पियो, फिर बातें होगी है। सिद्धू, हाँ जानवर से भी सब देखना जानवर से में भी सब देखना ज़रूरी है, हम लोग चले। काका रुकिए, बढ़कर तेज़ी से बक्सा खोलता है। मैं आपके लिए कुर्ता सिला कर लाया हूँ काका, निकाल कर देता हुआ, यह लीजिए। तो कितना यानी कि क्या कहते हैं कि कंसर्न है, कितना जिम्मेदार लड़का है। और जब ये उठ के जा रहे हैं तो कहते हैं कि ये कहते हैं कि जनवासा उसको कहते हैं बच्चों, जहाँ पर शादी के लड़के वाले जहाँ रुकते हैं, जो बाहर गांव से बाहर जगह से आते हैं, वे डायरेक्ट शादी के घर में घुसकर नहीं आते हैं। वो लोगों को एक जगह दी जाती है और जहाँ पर जो लड़के वाले के साइड वाले जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर रुकते हैं, उनको कहा जाता है जनवासा। तो ये कहते हैं कि जाकर हम लोग वहाँ का इंतज़ाम देखेंगे। और जब वो जाने के लिए उठते हैं तो सिद्धू उन लोगों को रोक कर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी कुर्ता लेकर आया हूँ, मैं सिलवा कर आया हूँ, आप पहन कर देखो, कितना अच्छा लड़का है, देखिए आप लोग। ये लीजिए, क्या ज़रूरत थी, क्या तुम्हारी झंझटों को मैं नहीं जानता। चिंतित हो जाता है एकाएक, यह सब तो चलता ही रहता है। पिताजी कहाँ हैं काका? माँ की ओर उत्सुक होकर, क्या पिताजी कहीं बाहर गए हैं? माँ स्नेह से गिलास से शरबत डालकर उसे देती हुई, तो पहले शरबत पी ले, वे आ ही रहे होंगे। माँ समझाती है कि ठहरो, आ जाएगा, मालूम है उसका पति कहाँ कैसा गया होगा। रतन शरबत पीकर, कहाँ गया आखिर? आज सब तुझे अगौरते भी निराश हो गए हैं बेटा, अब कुछ प्रबंध करने के लिए बाहर गए हैं। चिंता से टहलने लगता है। मुझे अगौरते रुककर दुख से, लेकिन माँ उन्होंने तो कुछ साफ फटकार कर लिख दिया था कि तुम मेरी बेटी की शादी में मत आना। रुककर फिर भी मेरे इंतज़ार कहाँ कर रहे थे? तो वे ऐसे ही हैं बेटा, उनकी बातों पर मत जा। अगौरते यानी कि एक प्रकार से मन में जो कुड़ते कुड़ रहे हैं, पर इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि उसके सिवा इनको कोई गत नहीं है, उसके सिवा इनका कुछ काम हो नहीं सकता है। इसलिए बेटे का इंतज़ार मन कर रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं कि नालायक है, नहीं आया वगैरह वगैरह, मगर उसके सिवा तो इनकी शादी नहीं रुक सकती है। और बड़े शान से उन्होंने लिख कर भेजा था कि अगर तुम नहीं आए तो कोई बात नहीं, मेरी बेटी की शादी हो जाएंगी और तुम मत आना। तो ये बात माँ को समझाता है, कहता है उसको भी दुख है, पर क्या करता है कि बहन की शादी है, मालूम है घर की परिस्थिति कैसी है, इसलिए वो आ जाता है। और जब आ गया है तो माँ से बातें हो रही है और माँ बेटे को क्या करती है, समझाती है कि तुम्हारे पिताजी का स्वभाव ऐसी है, तुम उनकी बातों पर मत जाओ। हाँ, उनकी बातों पर मत जाओ। फिर सोचता हुआ, तो जो कुछ बाकी है क्या पिताजी प्रबंध कर लेंगे? क्या बात करते हो बेटा, माँ कह रही है। ऐसा बुरा ज़माना आया है कि उधार पीढ़ी को कौन कहे, कोई ले देकर भी कुछ सहायता नहीं करता। उसने उधार यानी कि शादी ब्याह में लोग क्या करते, कर्जा वर्जा लेकर शादी करते हैं, डबल पैसे पे करते हैं। तो उसने कहा कि आजकल उधार देने के लिए भी कोई तैयार नहीं, क्योंकि इसने पहले इतना उधार लेकर रखा है, तो बाकी के लोग बाद में कब इसको उधार देंगे। तो कहते हैं कि आज का ज़माना बहुत बुरा है, अब कोई देता भी नहीं है, और ये कहाँ से खा के इंतज़ाम करेंगे, वे तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड होकर रहे हैं। रतन, खैर मुझे तो प्रबंध करना ही था। बक्सा खोलकर माँ को सहेजता हुआ चारपाई पर रखता जाता है। यह रुपया है, ये तुम्हारे पहनने के लिए साड़ी है, ये पाँव पूजने की चुनरी, ये समधी का जोड़ा, ये दूल्हे का कपड़ा, यह बिहुती चुनरी, ये 4 साड़ियाँ और है, एक काकी के लिए, एक फुआ के लिए, एक सुहाग ढकने के लिए, और ये मामी को दे देना रुककर। और हाँ, पहाड़पुर से मामा जी की लड़की सीता भी आई है ना, उसी ये दुपट्टा दे देना। बाकी बड़ी साथ
थी दुपट्टे के लिए मैं ले उसकी बड़ी साथ थी दुपट्टे के लिए मैं लेता आया। तो देखो उसने ना सबको, जितने उसके घर के सदस्य थे, जितने उसके नज़दीक रिश्तेदार थे, सभी को लाया। यहाँ पर उसने बताया कि ये तुम्हारे लिए साड़ी, माँ के लिए एक साड़ी लाई है, और पाँव पूजने के लिए चुनरी। लड़की की जब शादी उसके पाँव पूजते, उसके सिर पर एक चुनरी यानी कि डॉटेड की साड़ी, एक प्रकार की साड़ी होती है, वो डाल देते हैं। उसके बाद समधी यानी कि लड़के के माँ और बाप, लड़की के माँ के रिश्ते में उनको जो लड़के के माँ बाप रहते हैं, माँ को कहा जाता है समधन और पिता को कहा जाता है समधी। तो ये दोनों के लिए भी वो साड़ी लेकर आया है। बुआ के लिए साड़ी लेकर आया है, और अपने फूफू के लिए साड़ी लेकर आया है, और कहते हैं कि काकी के लिए भी वो साड़ी लेकर आया है। यानी कि सभी को कुछ ना कुछ लेकर आया है। और उसकी एक मामा की लड़की है पहाड़पुर में, उसको भी एक दुपट्टा लेकर आया है, यानी कि चुन्नी, जो आजकल हम लोग जिसको चुन्नी कहते हैं, वो लेकर आया है। कहता है कि उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस चुन्नी के लिए और उसके लिए भी मैं लेकर आया हूँ रत्न। और बाकी सब सामान सहित ये पूरा बक्सा केशर के लिए, कपड़ा लत्ता शीशा कंघी सब कुछ है। बच्चों, जब लड़की की शादी होती है तो लड़की के माँ बाप क्या करते हैं, लड़की को लड़के के घर में, ससुराल में कोई चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल तो लड़कियां बड़ी होती है, समझदार होती है, और वो अपना सामान खुद भी लेकर जा सकती है, और दोनों की दोस्ती पहले से हो जाती है, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद भी शादी कर लेते हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। पर पुराने ज़माने में लड़की छोटी होती थी, उसको ससुराल में किससे मांगना, क्या करना मुश्किल हो जाती थी। वो कैसे मांग सकती थी, क्योंकि नया घर नया परिवार है, उस परिवार में जाकर उसको एडजस्ट होना है। वो लोग कैसे है क्या, इनको नहीं, इस लड़की को नहीं मालूम होता है। तो माँ बाप क्या करते थे, हर चीज़ लड़की को यहाँ से देते थे। कभी कभी लोग क्या करते थे, उनके लिए एक साथ में एक लड़की को भी भेजते थे कि ये उसका साथ दे सकती है, क्योंकि लड़की छोटी होती है, शर्माती है, डरती भी है। तो इसके लिए लड़की को वहाँ पर वो लोग भेज देते थे और सारा सामान देते थे। तो इस रत्न ने भी, पुराने ज़माने की बात है, इसलिए उसने क्या किया, अपने बहन के लिए सारा सामान लेकर आया, जिसको सुहाग का पूरा कहते हैं। और सारा सामान लाकर उसने इस लड़के माँ को दे दिया, ये सारा सामान अपने बहन के लिए है, तुम्हारी बेटी के लिए है, केसर के लिए है। और इस सामान उसको दे देता है। अब उसको बड़ा यहाँ पर बुरा लग रहा है। इसकी मुझे वो चिंता थी, तुम न आते तो केशर क्या लेकर विदा होती, कैसे ससुराल जाती। केशर कहाँ है माँ? तो मैंने बताया ना कि ये सारी चीज़ें मायके की ओर से, माँ की ओर से, इस घर से मायका, और मायका का विलोम शब्द है ससुराल। माँ सास, लिंग बदलो सास ससुर, लिंग बदलो सास स्त्रीलिंग, ससुर पुल्लिंग। तो उसने कहा कि हाँ, मुझे ये चिंता थी कि मैं बेटी को क्या दूँ, मेरी बेटी थी, मेरे घर से विदा हो रही है, और जब बेटी जाकर वहाँ पर क्या करेंगी, किसको मांगेगी, कैसे रहेंगी। माँ को, हर बेटी की, हर माँ को अपनी बेटी की चिंता रहती है। तो मुझे इसकी चिंता थी, और तुम आ गए और तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब रतन माँ से पूछ रहा है कि मामा, कि अब मेरी बहन केशर का है, सॉरी बच्चों, गोहर के घर में बैठी है, नहीं तो कई दिनों से तुम्हारे लिए रो रही थी, रो कर गौर की पूजा कर रही थी कि किसी तरह मेरे रतन भैया आ जाए। वो अभी रो रही है माँ। रतन खाट पर बैठ जाता है और करुणा से अभिभूत सिर को हाथों पर टिकाए नीचे पृथ्वी पर आंखें गड़ा देता है, जैसे वो रो रहा है। बहन की शादी है बच्चों, बहन की शादी में भाई को बुरा लग रहा है कि बहन भाई के लिए रो रही है, और भगवान से प्रार्थना कर रही है, देवी से प्रार्थना कर रही है कि मेरा भाई आ जाए। ये बड़ा इमोशनल वक्त है। माँ, जो होना था सो हो गया बेटा। और रत्न को ये बुरा लग रहा है कि ये जो बहन है वो तीन औरतें मरने के बाद पति उस लड़के से शादी कर रही है, जो उससे उम्र में बहुत बड़ा है और जिसको वो पसंद नहीं कर रहा था, ये शादी के आगे था, इसलिए। और बहन की विदाई को सोचकर वो रो रहा है। जो होना था सो माँ कह रही है
जो होना था सो हो गया बेटा, ईश्वर को मंजूर था। पास आकर स्नेह से उठाती हुई, ऐसे नहीं बैठते बेटा, अशुभ दिन है। सहसा पृष्ठभूमि से शिवपाल की पुकार आती है, बहादुर रे ओ बहादुर। शिवपाल कौन है मालूम है? उसका पिता। वे आ गए हैं बेटा। शिवपाल का प्रवेश, रतन उठकर उनसे जयराम जी से अभिवादन करता है। शिवपाल अपना छाता डंडा रखता हुआ एक ही दृष्टि में जैसे सारा वातावरण देख लेता है, रख रहा है। उसको चिंता थी ना कि या तो क्या लेकर आएगा और क्या नहीं लेकर आएगा, इसलिए क्या करता है, उसकी ओर देखकर लाया कि नहीं लाया एक तिरछी निगाह से उस कमरे का जायजा ले रहा है। हाय, तुम आ गए। रुककर चारपाई पर बैठता हुआ, मैं समझता था कि तुम नहीं आओगे। अभी हेकड़ी नहीं गई, अभी जात नहीं गई, अभी क्या कहते हैं ईगो नहीं गया है। आ गए, इंतज़ार कर रहा है, हाथ में पैसा नहीं है, फिर भी ये लड़का कहते हैं अरे तुम आ गए, मैं सोच रहा था कि तुम नहीं आओगे। तो यानी कि इसमें कितनी ज़िद भरी भी है कि वो कह रहा है कि तुम मैं मतलब तुम नहीं आए तो चल जाता था, ये उसके कहने का मतलब है। पर कह रहा है कि तुम आ गए क्या, तुम नहीं आओगे क्योंकि तुम्हें मुझसे विरोध है, केशर की शादी से विरोध है, मेरी इन सब से दुश्मनी है। माँ बीच ही में क्या बक रहे हो आप थका मांदा, इतने दिनों से यह मेरा बेटा अभी आया है और लगे देखते ही लड़ने, न कुशल न समाचार। माँ तीखी दृष्टि से शिवपाल की ओर देखती है, फिर चिलम लेकर भीतर चली जाती है। रतन कुछ निश्चित चिंता में डूबा हुआ है। माँ अच्छी है, बेटे को समझती है। पिता क्या कहते हैं कि एक प्रकार से इसको मैं क्या नाम दूँ कि सन की है, हाथ में कुछ नहीं फिर भी नाक बड़ी है और बेटे से कितने भली बुरी बातें कहता है। बेटा आने की मन के अंदर खुशी नहीं है, सामान आ गया इसकी खुशी है, बेटे की खुशी नहीं है उसको। तो वो अब उसको देखकर वहाँ पर दोनों बाप बेटे में थोड़ी नोकझोंक हो रही है। तो माँ समझाने की कोशिश कर रही है। शिवपाल, अगर तुम भी ना आते तो मैं कल सुबह तक सारा प्रबंध कर लेता। रुककर, ईश्वर जब बाप को लड़की देता है तब वह साथ ही साथ उसे गज भर कलेजा भी देता है, जिससे बाप के घर उसे किसी और का मुंह देखना न पड़े। और जब वे पति के घर जाती है तब उसे पति उसका ईश्वर हो। यानी कि पुराने ज़माने में जो ये सीख दे रहा है, आजकल के लड़के रहती तो जैसे केशर जैसी जो लड़की रहती थी इस शादी से पक्का इनकार कर देती थी, उसको पसंद नहीं था, वो शादी से उठकर चली भी जाती थी या नहीं करूँगी उसकी ज़िद भी करती थी। पर पुराने ज़माने की बात है, इसलिए पिता के सामने कुछ कहती नहीं है। उसके भाई रतन को ये बात बुरी लगती है, पर पिता जो है एक अड़ियल प्रकार का इंसान है, सन की इंसान है, वो किसी की बात नहीं सुनता है। इसलिए दोनों भाई बहन उसके सामने झुक गए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप बैठे हैं और पिता की इसकी कोई चिंता नहीं है। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर लिसनिंग माई क्लास। थैंक यू वेरी मच।